बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पहली रिकॉर्डिंग है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 12th क्लास, 12th biology, and after that we will also record the lectures of 11th and metric as well. So पहला हमारा जो लेक्चर है हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और हर चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको तरतीब वाइज आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करेंगे और स्टार्ट हम करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द होमियोस्टेसिस, यानी कि चैप्टर 15 ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी। तो होमियोस्टेसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। दिस 12th biology is very similar to the metric, to the 10th class biology, very interesting one and system wise approach है, बड़ी अच्छी बुक है। सो होमियोस्टेसिस क्या होता है, देखें एक चीज़ होती है, एक होती है इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। याद रखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यूजुअली अगर हम बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बट अगर हम सेल के हिसाब से देखेंगे तो वो ये वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं होता। सेल के लिए ये फॉर एग्जांपल दीज आर डिफरेंट सेल्स और ये लोकेट कर रहे हैं किसी जगह पे। याद रखिएगा ये बॉडी है और बॉडी के अंदर ये सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलर जो ये सेल्स है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, सेल के अंदर जो मटेरियल है दैट इज इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर जो चीजें हैं दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रासेलुलर। आमतौर पे सेल्स के गिर्द एक लिक्विड, एक फ्लूइड होता है जिसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसको थोड़ी सी वेरिएशन के साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम भी दिया जाता है। इसको इंटरसेलुलर यानी दो सेल्स के दरमियान वाला फ्लूइड भी कहा जाता है। तो वो नाम है ये जो सेल है ना, जिसको मैंने सेल ए कह दिया है, इस सेल के लिए जो ये वाला इन्वायरमेंट है, ये जो बाहर जो एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, ये वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी, ये एक्चुअली इसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का दर्जा रखता है। और जो बॉडी है उसके लिए बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का टेम्परेचर है, बाहर की जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, बाहर वो सारी बातें, वो बॉडी के लिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का दर्जा रखती है और सेल के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है। ये हमें मालूम होना चाहिए। सेकेंड इसमें है, अच्छा याद रखें इसके अंदर चेंजेस आती हैं। एक लफ्ज है फ्लक्चुएशंस। क्या है? फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस क्या होती है? फ्लक्चुएशन एक चीज होती है, एक होता है चेंज। चेंज से मुराद ये एक चीज बदल गई है, कोई नई चीज बन गई है। बट फ्लक्चुएशन से मुराद ये कि एक सेट पॉइंट है, उस सेट पॉइंट से कभी कोई चीज ज्यादा हो जाती है और कभी वही चीज उस सेट पॉइंट से नीचे चली जाती है, लेकिन वो रहती उस सेट पॉइंट के राउंड अबाउट है, जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएट करना। जिस तरह आप कहते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इट मींस के 220 वोल्ट से बढ़ गए हैं कि तो 220 वोल्ट से कम हो गए हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये यहाँ पे इसको एक दफ़ा रोकते हैं, एक चीज़ और देखते हैं कि हर एक जो बॉडी होती है उसको अल्लाह ने एक खास इंटरनल इन्वायरमेंट दिया होता है। ठीक है, किस तरह? क्योंकि उसके सेल्स जो हैं वो उसी खास इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट परफॉर्म करते हैं, या उसके सेल की इंटरनल मशीनरी जो है, हम इसकी एग्जांपल अक्सर पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूजुअली आवर बॉडी सेल्स दे परफॉर्म बेस्ट इन दी एट दिस टेम्परेचर, और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो भी मेटाबॉलिक मशीनरी है, वो सबसे बेस्ट काम इसी टेम्परेचर में करती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये हमारे लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इट्स गुड वन। ठीक है, लेकिन अच्छा और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यही वाली कोई और चीज भी हो सकती है। इसी तरह सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, इस तरह पीएच लेवल, इस तरह मुख्तलिफ हार्मोन्स और उन चीज़ों का लेवल, इस तरह मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल देकर एक हद से नीचे नीचे रखने, तो हर एक चीज़ का अल्लाह ने एक सेट दिया है हर एक बॉडी को, हर एक ऑर्गेनिज्म को, कि इस सेट के अंदर ही ये बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, फर्क पड़ जाए, तो बॉडी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती।
तो ये एक बात है, दैट इज व्हाट वी से इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। क्या होता है कि अल्लाह ने जो सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई है हर बंदे को इंटरनल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो उसको हम कहते हैं दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट। और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस लाजमी आती हैं क्योंकि मौसम भी एक जैसे नहीं रहता है, टेम्परेचर वेरी करता है, वाटर अवेलेबिलिटी वेरी करती है, सोर्स कंसंट्रेशन वेरी करती है, हम डिफरेंट तरह की फूड खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वेरी कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर अच्छा, लेकिन अल्लाह ने इसका भी इंतजाम किया है कि ये जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल के हिसाब से नहीं बदलता। अगर ये बदलना शुरू हो रहा है तो मसलन से पैदा हो जाएंगे क्योंकि ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट लफ्ज होना चाहिए, दैट इज ये थोड़ा सा चेंज होता है और ये ज़्यादा इसमें ड्रेस्टिक चेंज भी आ जाए, बहुत ज़्यादा तब्दीली भी आ जाए, लेकिन इस इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं आती। इसी फिनोमेना को होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखूँ तो हम कहेंगे द प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स कहते हैं मसलन से जो इसकी वजह से आएंगे, तो फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द होमियोस्टेसिस। डेफिनेशन लिखे हुए हैं, दैट इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट 3 लाइंस, ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, ये तो हमें पता गया। अब सवाल ये पैदा होता है सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियां आती हैं उनसे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के क्या क्या पहलू मुतासिर हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि वेरी मसलन जिनको प्रॉब्लम आ सकती है विद चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वो है तो बहुत सारी, लेकिन मेजर आर द 3 ones जिनको हम पढ़ते भी हैं और उनको हम कोशिश इनको मेंटेन भी बॉडी पूरी तरह करती है। द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। आमतौर पर हम कहते हैं होमियोस्टेसिस की मेजर 3 डोमेन्स कौन सी, ये भी कह सकते हैं, तो वो इस तरह है। So number 2 is the टेम्परेचर के बाद आ जाता है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सॉल्ट से मुराद मिनरल्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स सारा कुछ है, ये सिर्फ सॉल्ट, ठीक है ना। और द थर्ड वन इज द दैट इज द वेस्ट मटेरियल्स, इनको बैलेंस करना। इनके बैलेंस से मुराद ये है कि जितने वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा होंगे उनको निकालना होगा। तो ये 3 जो फैक्टर हैं ये। अच्छा, अब इसमें टेम्परेचर को अगर यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज बाहर के अंदर जो आने वाली चेंज है उससे प्रोटेक्ट करना, या अगर हम कहेंगे दी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द चेंजेस इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, या हम ये कह रहे हैं कि द इंटरनल जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन रखना विद इन अ रेंज, या कुछ भी आप लोग बोलेंगे तो मकसद उसका वही होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। और जो द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस है इसको हम बात करते हैं कि द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स एंड आयंस एंड मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया भी है तो बॉडी के अंदर एक खास हद से ज़्यादा चेंज नहीं आता। उनके अगर कोई मिनरल्स किसी बंदे को डायरिया लग गया तो बहुत सारे मिनरल्स फॉर एग्जाम्पल सोडियम ज़ाया हो जाते हैं, किसी बंदे को उल्टियाँ आनी शुरू हो गई तो प्रोटेक्शन लॉस ज़्यादा होता है, और भी चीज़ें भी लूज होती हैं, किसी बंदे को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, वाटर की कमी पैदा हो गए हैं। तो इस कंडीशन पे इन सबको बैलेंस करना, उस हिसाब से बॉडी अपनी चेंजेस, उस हिसाब से उसका लॉस, उस हिसाब से उसका गेन बैलेंस करती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इनको हम डिटेल में पढ़ने जाने आगे, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन के बाद थर्ड वन इज द वेस्ट मटेरियल। देयर आर मेनी वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, they are produced in our body due to different metabolic reactions in our body। तो उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकालना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो होंगे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, तो वो हमें नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए उनको रिमूव करना। और इसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स particularly mainly the nitrogenous waste materials from the body is called as excretion। तो ये 3 important major domains हैं होमियोस्टेसिस की, ये तो हमें पता होना चाहिए। और एक और बात याद रखिएगा, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, उसमें हमेशा कोई तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये नहीं है कि ऐसे
बॉडी एकदम फिक्स हो गई तो ऐसे प्लास्टिक की बॉडी नहीं है कि जो एक ही पॉइंट में रहेंगे और बस बिल्कुल वेरी नहीं करना बर्दाश्त, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट भी वेरी करता है, थोड़ा वेरी करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर इतनी चेंज आएगी तो इंटरनल एनवायरनमेंट में इतनी सी चेंज आएगी। मैं इसे एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर वायर की एनवायरनमेंट सर्दी माइनस में चली गई है, मतलब टेम्परेचर माइनस में चला गया है, तो अंदर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर मैक्सिमम 37 से थोड़ा सा नीचे आके 36 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कभी वाकई नहीं होगी, अदरवाइज बंदा हाइपोथर्मिया यानी लेस टेम्परेचर में चल जाएगा। और इसी तरह अगर एंड इसका उलट भी वैसे ही टाइम कम है और हम एक छोटी सी वीडियो में ज़्यादा चीज़ को वो करते हैं। और उसके बाद अच्छा ये इसका मतलब ये है, इसके मतलब क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, दैट इज एक होता है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक डायग्राम है और ये है एक बॉडी, इट्स नॉट अ सेल, इट इज़ अ बॉडी। और ये जो है उस बॉडी के अंदर एक फ्रेंड दिया, ये एक सेल है और इस सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम भी होता है, ठीक है, मैं उसको CS लिख देता हूँ, ठीक है जी। और ये जो बाहर का ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो याद रखिएगा सेल के लिए ये एनवायरनमेंट बॉडी का है, ये भी एक्सटर्नल है, ये सेल का इंटरनल है, और बॉडी के लिए ये सारा इंटरनल है और ये एक्सटर्नल, ये जो पहले पॉइंट में होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर इतनी तब्दीली आएगी तो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी यानी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, उसकी वजह से इतनी सी तब्दीली आएगी और जो सेल है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। दिस इज द थिंग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है। देखिए ये रेंज है, ये ठीक है ना, एक रेंज के अंदर रहता है। द मेंटेनेंस का मतलब फिक्स कंडीशन नहीं होता होम्योस्टेसिस में, ठीक है। अब ये हमें आइडिया हो गया कि it doesn't mean the fixed points, it is actually means कि एक रेंज को मेंटेन रखना ताकि इन अंदर के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है सर कैसे है, ये लोग कई आ रहे हैं आपके मेंटेन कर लिया इसको, टेम्परेचर को, ऑक्सीजन रेगुलेशन में वाटर को, इस पे ये को, तो कैसे? अब इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। आमतौर पर हम एक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाता हूँ दैट इज द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और आमतौर पे हर चीज को बैलेंस करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। यानी अगर आप टेम्परेचर को बैलेंस करना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिर्फ टेम्परेचर की, बाकी तो आगे आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में एक याद रखें, हर चीज को बैलेंस करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम है। और कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? आप फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जानते हैं, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के। एक होता है रिसेप्टर जो रिसीव करेगा कि कोई चीज आया है कि नहीं आया, ठीक है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम, यानी बैक में एक कोऑर्डिनेटर जिसको हम जुबान में कहते हैं। और द थर्ड चीज होती है इसको हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में प्रोग्राम कह लेते हैं, कंट्रोलर कह लेते हैं, एक्टिवेटर या इनहिबिटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। और थर्ड वन होता है इफेक्टर, जिसमें काम करना होता है। तो एक होता है जी रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है इफेक्टर। इनके नाम बुक में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है ना, ये आमतौर पे हम सेंसर, आप एसी की बात करें, कोई यहाँ पे अगर एसी लगा हुआ है तो देखें टेम्परेचर कम हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई, तो अब क्या हुआ, सेंसर जो है उसने सेंस किया कि टेम्परेचर तो ज़्यादा हो गया है, तो मैंने तो एक सेट पॉइंट बनाया हुआ है 26 डिग्री का, तो ये तो इतना ही होना चाहिए। तो वो फौरी तौर पे मैसेज भेज देगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है। तो कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर या आप कहेंगे उसका जो प्रोग्राम होता है इसी के पीछे, वो खुद ब खुद उसको चला देगा कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या है? इफेक्टर, यानी जिसने एक्टिवेट होके तो उसके टेम्परेचर को बैलेंस कर दिया। ये बिल्कुल सेम टू सेम ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, इसी तरह बॉडी के अंदर का टेम्परेचर। बॉडी के अंदर आपको कंप्रेसर तो लगे नहीं हुए कि ठंड लगेगी तो ऐसे अच्छा है, नहीं। बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर कूलिंग सिस्टम भी होते हैं, हीटिंग सिस्टम भी होते हैं, लेकिन वो कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो बंदे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने मैसेज भेजे कंट्रोल सेंटर को, इन द ब्रेन, इन द हाइपोथैलेमस, और वहाँ से फिर पूरी बॉडी को मैसेज आएगा, बंदे को प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, पर्सपिरेशन, जिससे मुराद पसीना आना, वो शुरू हो जाएगा, तो इवेपोरेशन होगी, कूलिंग होगी। तो ये है कूलिंग सिस्टम। और हीटिंग सिस्टम में क्या होगा, शिवरिंग या इंटरनल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हाई कर देना है ताकि वही जो है
सो दिस इज व्हाट वी से कंट्रोल सिस्टम किस तरह काम करता है। और कंट्रोल सिस्टम से आप कहेंगे ले सर यहाँ पे चलो सेट इसी तरह सेट पॉइंट है, इस तरह सारा कुछ है, लेकिन कंट्रोल सेंटर भी कंट्रोल सिस्टम में किस तरीके से काम करते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ये आपने मैटर में पढ़ा हुआ है। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को उसी के प्रोडक्ट से कंट्रोल करना, यानी वो जो प्रोसेस वो चीज़ को अगर आपने क्या हुआ कि अचानक से गर्मी लगी तो कूलिंग सिस्टम बॉडी के चल पड़े, पसीना पसीना आ गया, इवेपोरेशन हुई, ठंड पड़ गई, ठीक है, और बॉडी जो है वो ज़रा नॉर्मल हो गई। तो अब क्या हुआ कि वही जो पर्सपिरेशन का मैकेनिज्म और यानी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे है तो सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसलिए याद रखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इसके बारे में वैसे आगे डिटेल आएगी, लेकिन ये याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म मोस्टली नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन मोस्टली फीडबैक मैकेनिज्म सारे के सारे यूजुअली नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ चल पड़ी है और अगर उसने पूरा कर दिया काम तो आप उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। और ये मैंने आपको साथ बता दिया। इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़।